दोस्तों, चाहे आप एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इंपोर्टेंट आर्टिकल से हमारी कोई भी शिफ्ट हो, हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन, हमारी हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं और अक्सर हम इन अनुच्छेदों को रटने की गलती कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इस पीडीएफ के माध्यम से संविधान के सभी भाग और अनुच्छेदों के सभी इंपोर्टेंट अनुच्छेदों को इस प्रकार डिस्कस किया है कि आपको आज के बाद सभी इंपोर्टेंट अनुच्छेद जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इन अनुच्छेदों से परीक्षा में सवाल किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार घुमाकर पूछे जाते हैं। तो आप एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इन इंपोर्टेंट अनुच्छेदों को आपको हमारे साथ साथ लिखना होगा। तो अब हम चलते हैं बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को पीडीएफ की तरफ चलते हैं, हमारी इंपोर्टेंट पीडीएफ की तरफ। तो हमारा पहला भाग देखते हैं, क्या भाग एक क्या कहता है। भाग एक में है, भाग एक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। क्या भाग एक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। इसमें अनुच्छेद 1 से और 4 तक है। कितने अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग एक के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे 3 अनुच्छेद इंपोर्टेंट है भाग एक में से, तो हम तीनों इंपोर्टेंट अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या भारत एक राज्यों का संघ है। भारत को एक राज्यों का संघ कौन से अनुच्छेद में बताए गए हैं, तो ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत बताए गए। अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि चाहे कोई भी भारत की सीमा के बाहर से, क्या भारत की सीमा के बाहर से, भारतीय सीमा के बाहर से कोई भी क्षेत्र मिला ना हो, तो उसको हम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाएंगे। कौन से अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाएंगे। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र में, क्या किसी भी राज्य के क्षेत्र में क्षेत्र के नाम में नाम बदलने या किसी अन्य प्रकार की परिवर्तन संबंधित शक्ति है। कौन से अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पहला राज्य कौन सा है जिसको अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया, तो वह था आंध्र प्रदेश। कौन सा आंध्र प्रदेश राज्य है, जिसको कब बनाया गया था 1953 में। कब 1953 में बनाया गया। आंध्र प्रदेश को 1953 में बनाया गया और यह भाषाई आधार पर बनाया गया था। क्या भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य था। कौन सा आंध्र प्रदेश। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है, तो यह है आंध्र प्रदेश। फिर इसी के तहत गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी। और नागालैंड को असम के कुछ भागों से अलग करके बनाया गया। कब 1963 में नागालैंड और गुजरात और महाराष्ट्र को 1960 में बनाया गया। कब 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों बनाए गए थे। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र। अब हम अगला देखते हैं। भाग 2 हमारे लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं था, तो हमने उसको नहीं जोड़ा है। अब भाग 2 के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। भाग 2 के अंतर्गत भाग 2 में क्या है। भाग 2 में है भारत की नागरिकता। क्या नागरिकता भाग 2 में है। कौन से भाग 2 में। इसके अंतर्गत अनुच्छेद कितने आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 5 से 11। कौन से 5 से 11 ये सभी अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं भाग 2 के अंतर्गत। इसमें भारत के अंदर
कौन कौन को नागरिकता मिल रखी है, कोई बाहर से आने आएगा कोई व्यक्ति तो उसको नागरिकता देने के क्या प्रावधान होंगे, ये सब दिए गए हैं। तो हम भाग 3 को देखते हैं। क्या भाग तीन के अंतर्गत क्या क्या है? भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्या भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और इसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए। कितने? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, कौन से 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को, कौन से छठे मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हटा दिया गया। और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? उसको जोड़ा गया है 300A में। कौन से? 300A में जोड़ा गया है। अब हम इन सभी को देखते हैं। समता का अधिकार, क्या पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। क्या 14 से 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। कौन? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। कौन से? अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। कौन से? अनुच्छेद 25 से 28 तक। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, क्या शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। कौन से? अनुच्छेद 29 और 30 में। और छठा देख लिया हमने संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया है। और 7वां संविधान मौलिक अधिकार क्या है? 7वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। ये 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को, क्या अनुच्छेद 32 को किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा। क्या? आत्मा कहा गया। किसको? भाग वो 7वें संविधान वो मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 32 को। अब हम देखते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 12, तो हम ये मौलिक अधिकारों को शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। कौन से? राज्य की परिभाषा, जिसके अंतर्गत राज्य में कौन कौन से शामिल होंगे, ये सभी है। और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में भी है। क्या? मौलिक कर्तव्य में भी राज्य की परिभाषा है, जो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 35 में क्या दिया गया है कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वही परिभाषा मान्य होगी। और अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होगा। क्या? मूल अधिकारों से असंगत कानून कोई भी लागू नहीं होगा। अब हम अगला देखते हैं, अगली स्लाइड। समता का अधिकार। अब हम एक एक अधिकारों को उठाते हैं। पहला ये है समता का अधिकार। समता का अधिकार में अनुच्छेद कौन कितने से कितने तक है? अनुच्छेद है 14 से 18 तक। कितने? अनुच्छेद 14 से 18 तक। कितने? अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। क्या? अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी को समान रखा जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको कानून के समक्ष समान रखा जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये धर्म जाति देख रखा है, लेकिन इसके अंतर्गत धर्म जाति लिंग जन्म स्थान आदि दे रखा है। तो इसमें धर्म जाति लिंग मूल जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या? इन सभी के आधार पर किसी के साथ भी किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 16। कौन सा? अनुच्छेद 16 नौकरियों में समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि नौकरियों में सभी को समानता दी जाएगी। क्या? नौकरियों में सभी को समानता दी जाएगी। और अनुच्छेद 17 क्या है? छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत क्या है कि छुआछूत नहीं करनी चाहिए। ये अनुच्छेद 17 ये कहता है कि कोई भी ऐसा छुआछूत से संबंधित है, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर ये भी। अगला है अनुच्छेद 18। क्या? अनुच्छेद 18 में क्या है?
अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, क्या उपाधियों का अंत कौन से में, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत दिया गया है। उपाधियों में दो को छूट दी गई है। एक तो शिक्षा को, क्या शिक्षा में हम कोई भी अवार्ड पा सकते हैं, और एक है सेना में, क्या शिक्षा और सेना में दोनों को छूट दी गई है। शिक्षा और सेना को दोनों को छूट दी गई है। अब देखते हैं अगली स्लाइड में। अगला है हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक, क्या अनुच्छेद 19 से 22 तक, क्या स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार, पहले देखा है हमने समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने से कितने तक था, 14 से 18 तक। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, क्या अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब 19 में भी 6 भाग है, क्या 19 में भी 6 भाग है। पहला भाग है अभिव्यक्ति की आजादी, क्या अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरा है बोलने की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत मीडिया आती है, क्या मीडिया आती है, जो सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया आती है। और एक जगह इकट्ठा, तीसरे में क्या है, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। हम कहीं भी हम एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, चाहे हम कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, चाहे कहीं भी हो सकते हैं, एक जगह इकट्ठा होने की, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। और सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद 4 में है, अनुच्छेद 19(4) में है। कौन से अनुच्छेद 19(4) में, इसके अंतर्गत हम सभा बना सकते हैं, कोई हमारी सभा बना सकते हैं, और समूह भी बना सकते हैं। सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता कौन से में, अनुच्छेद 19(4) में। भारत में निवास करने की स्वतंत्रता 19(5) में, क्या 19(5) में क्या है, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। हम चाहे भारत में कोई सी भी जगह जाकर निवास कर सकते हैं, क्या हम भारत में चाहे कोई सी भी जगह जाकर निवास कर सकते हैं। ये और आजीविका का अधिकार, क्या आजीविका का अधिकार कौन से में, अनुच्छेद 19(6) में। अगला है अनुच्छेद 20। कौन सा, अनुच्छेद 20 के अंदर क्या है, अपराध में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। हम दोष सिद्ध कर सकते हैं, इसमें दोष सिद्ध कर, अपराध को दोष सिद्ध करवाने के संरक्षण कौन से में, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार। इसमें अच्छे नींद लेने के अधिकार है, और बहुत सारी है। तो हम इनको डिटेल में, तो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो हमने एसएससी और रेलवे के लिए जो प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं, उनमें जो भी कोई अनुच्छेद या कोई भी आ जाता है, तो हम उससे संबंधित सारे अनुच्छेदों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम ये हमारा अनुच्छेदों को एक नज़र में देखने के लिए है ये वीडियो। तो जीवन जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21(a). अनुच्छेद 21(a) 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, क्या अनुच्छेद 21(a) में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 21(a) में ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। इसके तहत ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो कौन से भाग 4(a) में है। कौन से भाग 4(a) में 11वां मौलिक कर्तव्य है। अगला है अनुच्छेद 22। क्या अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, क्या गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अब अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 और 24 में देखते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्या अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 1 से 14 से और 18 तक था क्या हमारा समानता का अधिकार, क्या समानता का अधिकार था 14 से 18 तक। और 19 से 22 तक क्या है, 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या 19 से और 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 और 24 में क्या है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है मानव व्यापार और जबरन बंधुआ मजदूरी पर रोक। मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा और जबरन बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, क्या जबरन बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। इस कौन से में, अनुच्छेद 23 में है।
इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल बाल जबरन मजदूरी कौन से में है, बंधुआ मजदूरी कौन से में, मानव व्यापार कौन से अनुच्छेद में। इन सभी से किस प्रकार भी कोई दो शब्द देकर क्वेश्चन पूछ सकता है और कोई एक शब्द भी देकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें ये इंपोर्टेंट अनुच्छेदों को ध्यान में रखना होगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो हमें उनको इनको याद करना होगा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम, क्या 14 वर्ष से कम कोई भी बच्चा हो, 14 वर्ष से कम बच्चों को श्रम पर रोक, क्या 14 वर्ष से बच्चे, कम वर्ष के बच्चे हैं उनको श्रम नहीं करवाया जाएगा, क्या किसी भी कारखानों में या जहाँ उनको शरीर को हानि पहुंच सकते वहां इनको श्रम नहीं करवाया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अनुच्छेद 25 से 28 तक कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसके अंतर्गत देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता। हमने अनुच्छेद 14 से और 18 तक देखा है समता का अधिकार। फिर 19 से और 22 तक है स्वतंत्रता का, और 23-24 में शोषण के विरुद्ध, क्या 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध। अब 25 से 28 तक कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता, क्या धार्मिक स्वतंत्रता। अब धार्मिक स्वतंत्रता देखते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या? धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार, क्या हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम, कोई से भी धर्म को मानने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25। और उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, क्या अनुच्छेद 25 के तहत हम किसी भी धर्म को, हमारा धर्म हिंदू हो तो हम हिंदू को मान भी सकते हैं, उसको मानने का अधिकार है, और उसका आचरण करने का, उसमें कोई भी प्रथा पड़ता हो उसको आचरण करने का अधिकार है, और उसमें उस धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं, क्या उस धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धर्म के प्रबंधन का अधिकार, क्या धर्म के प्रबंधन का अधिकार कौन से में? अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार। और अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक कार्य के धन पर, क्या धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक कोई भी कार्य हो रहा हो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्य पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता कौन से में? अनुच्छेद 28 में, जिसमें धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 से और 28, क्या अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन से? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो 29 से, क्या 29 से और 32, क्या 29 से 32 कौन सा? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कौन सा? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कौन से में? अनुच्छेद 29 से 32 तक है। अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, क्या अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण कौन से में है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार कौन से में? अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं हम, कोई भी शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। और अनुच्छेद 32 क्या कहते हैं? मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा रिट जारी, क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार में है। अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में है, जो 7वां मौलिक अधिकार था उसमें 7वां मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6ठा है, क्योंकि 6ठा मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको इससे हटाकर और 3 भाग वो अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है, कौन से? अनुच्छेद 300A में। अगला इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29-32 सांस्कृतिक और शैक्षणिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितनी? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब हम अगला अनुच्छेद देखते हैं। हमारा भाग 4 है, कौन सा? भाग 4। इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद
महत्वपूर्ण है, ये सभी अनुच्छेद देख लेते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। डीपीएसपी, क्या डीपीएसपी, डीपीएसपी के बारे में कौन से अनुच्छेद में भाग 4 में, कौन से भाग 4 में है। अब इसके अंतर्गत जो भी 4-5 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। पहला तो है ये अनुच्छेद 40, कौन सा अनुच्छेद 40, ये अनुच्छेद बार बार हमारे एग्जामों में पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों का संगठन, क्या ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन, तो ये किससे संबंधित है, गांधी जी की उनसे संबंधित है। अगला है 44वां संविधान संशोधन, वो 44वां अनुच्छेद, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, कौन सा समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दे रखी है। और अनुच्छेद 45 है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, कौन से बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा का जिक्र कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, एक तो 21A में और एक 45 में, कौन से अनुच्छेद 45 में, और 51A में, कौन सा 51A में, जो 11वां मौलिक कर्तव्य, इसके अंतर्गत शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। किसमें, बच्चों की शिक्षा पर। अनुच्छेद 48 है, कौन सा अनुच्छेद 48 है, जो पर्यावरण का संरक्षण के लिए पर जोर देता है, क्या अनुच्छेद 48 है जो पर्यावरण संरक्षण पर जोर देता है। इसमें वन्य जीव संरक्षण और सभी के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क्या है, अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51 में है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण थे, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51, ये सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण थे, तो हमने ये देखा। और अनुच्छेद भाग 4 में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, ये है भाग 4 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो ये 35 से और 51 तक है। कितने अनुच्छेद, 35 से 51 तक सभी अनुच्छेद शामिल है। अब हम चलते हैं अगले भाग पर, क्या भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, कौन से में, मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4A में है, कौन से भाग 4A में है। पेन चालू कर लेते हैं, 1 मिनट। मौलिक कर्तव्य कौन से में है, मौलिक कर्तव्य है हमारे भाग 4A में, कौन से भाग 4A में। भाग 4 में तो है डीपीएसपी, कौन से डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है जो 51A, कौन सा 51A में। इसमें कितनी मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य है। और ये कब जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन, कौन से 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। कितने मूल अधिकार, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, कौन से, 42वें संविधान संशोधन 1976, जो कौन से अनुच्छेद के तहत जोड़े गए, भाग 4A में 51A, अनुच्छेद 51A में जोड़े गए थे। और इसमें 11 मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, कौन से 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य, कितने 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो कुछ इंपोर्टेंट मौलिक कर्तव्य उनको हम इसके अंतर्गत देख लेते हैं। पहला है क्या, कै 51A के तहत ए से है ए से क्या है, ए से एंथम, क्या एंथम, एंथम से भारत संविधान का पालन करना, क्या संविधान का पालन करना, और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज, एंथम का अर्थ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, कौन से में, अनुच्छेद, वो पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है बी से है, बी से क्या है, बी से है बापू, क्या बी से है बापू,
बापू से स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोना और उनका पालन करना। बापू से स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित है अनुच्छेद दूसरा, ये मौलिक कर्तव्य दूसरा। और सी से क्या है, सी से हम किस प्रकार याद रखेंगे, सी से याद रखेंगे कंप्लीट यूनिट, क्या कंप्लीट यूनिट से याद रखेंगे। सी से कंप्लीट यूनिट, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। कौन से मौलिक कर्तव्य तीसरा है। मौलिक कर्तव्य डी क्या कहता है, डिफेंस, क्या डिफेंस से संबंधित है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना, क्या डिफेंस से है रक्षा डी से डिफेंस। और ई से है इक्विलिटी, क्या इक्विलिटी, भारत के सभी लोगों के समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण और करना, और जो धर्म, भाषा और प्रांत या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो जाना। हमने ये 5 ले रखे हैं, तो हम सभी को एक बार याद कर लेते हैं। एफ से क्या होगा, एफ से होगा फेस्टिवल, क्या फेस्टिवल के अंतर्गत क्या आएगा, फेस्टिवल के अंतर्गत आएगा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और ऐतिहासिक धरोहरों का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना। कौन से में, 5वें में है, छठे में। जी से है ग्रीन, क्या ग्रीन से क्या होगा, पर्यावरण से संबंधित है। और जी के बाद में क्या आता है, एच से क्या होता है, ह्यूमैनिटी, क्या ह्यूमैनिटी में क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता। ह्यूमैनिटी माने होता है मानवता से संबंधित कौन सा है, ये 8वां है। फिर आएगा आई से क्या होगा, आई से होगा इंजुरी, क्या नो इंजरी, सार्वजनिक संपत्ति को, इनकम, आय से इनकम याद रखो, इंजरी कुछ नहीं, आय से याद रखो इनकम से क्या होता है, संपत्ति, क्या संपत्ति से संबंधित कौन सा है, 9वां है। और 10वां क्या है, 10वां है जैसे है जॉइंट इक्विटी, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। और 11वां है के से है किड्स, क्या किड्स, जो 11वां है जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, क्या बच्चों की शिक्षा से संबंधित, के से है किड्स। अब हम चलते हैं अगली उस पर। अगला हमारा किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। क्या राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमारे एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी अनुच्छेदों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52, कौन सा, अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, क्या राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख कौन से में, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में कौन से हमें अनुच्छेद 54 कहता है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि, क्या राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 कहता है। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति का शपथ, क्या राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कौन से में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 है महाभियोग, क्या अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 72 है समाधान की शक्ति, क्या अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है। और अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि लोकसभा का सत्र बुलाने का और सत्रावसान और विघटन करने का किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, अध्यादेश जारी कौन करता है, राष्ट्रपति, क्या अध्यादेश जारी कर राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 कौन सा, अनुच्छेद 143 है सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श, क्या सर्वोच्च न्यायालय
से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श, कौन से में, अनुच्छेद 143 है। अब अगला देखते हैं किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित सभी अनुच्छेद देखते हैं। क्या उपराष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, ये सभी अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 63, क्या अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख करता है। क्या उपराष्ट्रपति के बारे में कौन उल्लेख करता है, अनुच्छेद 63 करता है। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 किसके बारे में उल्लेख करता है, अनुच्छेद 64 करता है उपराष्ट्रपति के बारे में, कौन से, उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 64 उल्लेख करता है। राज्यसभा का सभापति, क्या राज्यसभा का सभापति होगा, कौन से, अनुच्छेद 64 कहता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, कौन, उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 67 किसके बारे में उल्लेख करता है, उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में उल्लेख करता है, किसकी, उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। क्या राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री, कौन, पीएम उसका प्रमुख होगा। पीएम जो मंत्रिपरिषद होगा उसका प्रमुख कौन होगा, पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को सूचित करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व कौन से में, अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को सूचित करने और संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व बताए गए, कौन से, अनुच्छेद 78 में। अगला देखते हैं, अगला कौन से संबंधित है, संवैधानिक पद और निकायों से संबंधित कौन सा है, अनुच्छेद, सभी अनुच्छेद देखते हैं कि संवैधानिक पद और निकायों से संबंधित सभी अनुच्छेद देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 76, कौन सा, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, क्या भारत का एक महान्यायवादी हो, कौन सी, अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी के बारे में कौन से में, अनुच्छेद 76 में है। सरकार का एक विधिक अधिकारी, ये कौन, सरकार का एक विधिक अधिकारी है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क्या बोलता है, अनुच्छेद 48 बोलता है भारत का एक नियंत्रक, क्या भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कौन से, अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, कौन से में, अनुच्छेद 148 सीएजी के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 280, कौन से, अनुच्छेद 280 के बारे में वित्त आयोग, क्या वित्त आयोग के बारे में उल्लेख है। अगला है अनुच्छेद 315, कौन सा, 315 जो यूपीएससी, क्या यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख करता है। वर्तमान में यूपीएससी, आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, कौन सा, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। अगला है अनुच्छेद 324, कौन सा, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, कौन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं, संसद से संबंधित है। क्या ये सभी संसद से संबंधित सभी वो देख लेते हैं, क्या सभी अनुच्छेद जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सरेला, क्या सरेला, ये शब्द याद रखेंगे तो हमें 3 अनुच्छेद याद रह जाएंगे। क्या स से है, क्या स से है संसद, क्या संसद, संसद। र से है राज्यसभा, क्या राज्यसभा। और ला से है लोकसभा, क्या लोकसभा, लोकसभा। ये तीनों अनुच्छेद संसद का अनुच्छेद है अनुच्छेद 79, और राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 80, और लोकसभा है अनुच्छेद 81। ये तीनों को याद रखने की ट्रिक है सरला। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। ये अनुच्छेद पूछे जाते बार बार। संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अब है निवासी हुआ, कौन सा, निवासी हुआ राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति के बारे में कौन अनुच्छेद, निवासी है, कौन सा अनुच्छेद, निवासी।
अनुच्छेद 93 में कौन सा है? अनुच्छेद 93 है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष 93 में और राज्यसभा के सभापति 89 में। 100वां अनुच्छेद देखते, 100वां अनुच्छेद, विधेयक पर मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। क्या? विधेयक पर मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार कौन से में है? 100 में। अनुच्छेद 105 क्या कहता है? संसद की विशेष शक्तियां। संसद की विशेष शक्तियां कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद की विशेष शक्तियां बताई गई है। अब अगला देखते हैं संसद के बारे में। अगला भी संसद से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 105 तो देख लिया कि संसद की विशेष शक्तियां हैं, और अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? संयुक्त अधिवेशन। क्या? संयुक्त अधिवेशन से संबंधित। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित हमारी एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2025-26 में जो एग्जाम हुई है एसएससी की, उसमें इनसे संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से? अनुच्छेद 108 से 110 और 112 से संबंधित हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 8 में संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 10 में क्या है? धन विधेयक। कौन सा? धन विधेयक के बारे में कौन से में? अनुच्छेद 10 में है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा धन विधेयक के बारे में। कौन निर्णय देगा? लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किया जाएगा। किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किया जाएगा। जो अनुच्छेद 112 है वो वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। बजट किस जगह किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण का। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के बारे में कौन सा है? अनुच्छेद 117 है। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। क्या? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित और राज्यपाल से संबंधित जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से देखते पहले। अनुच्छेद 124। क्या? अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में है। कौन सी में? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। अनुच्छेद 131। क्या? अनुच्छेद 131 मूल अधिकार क्षेत्र। क्या? मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में है अनुच्छेद 131। और अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 में है। और अब राज्यपाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 152। कौन सा? अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 किससे संबंधित है? ये है हमारे तीन जगह राज्य की परिभाषा दे रखी है। किस कौन कौन सी जगह? एक तो है अनुच्छेद 12 में, एक अनुच्छेद 35 में, और एक अनुच्छेद 152 में। कौन से? एक अनुच्छेद 152 में। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में, तो आपको टिक कौन सा करना है? अगर ये तीनों ऑप्शन दे रखा हो तो टिक करना होगा आपको अनुच्छेद 12 पर। कौन से? अनुच्छेद 12 पर। अगर हमारे ऑप्शन इन तीनों में से कोई एक दे रखा हो, तो अगर ये दोनों नहीं दे रखे, अनुच्छेद 35 दे रखा हो, तो इस पर टिक करना होगा। और अगर इसमें दोनों, ये ऊपर वाले दोनों नहीं दे रखे और ये दे रखा हो अनुच्छेद 152, तो इस पर टिक करना होगा। अगर हमारे तीनों ही अनुच्छेद ऑप्शन में हो और अंतिम ऑप्शन हो उपरोक्त सभी। क्या? उपरोक्त सभी, तो हमारा डी ऑप्शन से होगा। तो हम 153 अनुच्छेद देखते हैं। 153 क्या कहते हैं? राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 153 में। और राज्यों को 154 क्या दे रखा है? राज्यपालों की शक्तियों के बारे में दे रखा है। किसके? राज्यपाल की शक्तियों के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 155 के अंत कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। जो इसके बारे में
राज्यपाल कौन बन सकता है, इसमें उसकी योग्यता के बारे में कौन डिस्कस करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राज्यपाल जिस भी राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य का नहीं होना चाहिए। अगला 161 कौन सा, अनुच्छेद 161 समाधान की शक्ति है, इसमें मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। क्या मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, कौन, राज्यपाल। अगला है राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। इसमें क्या, राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से, अनुच्छेद 163। क्या अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। क्या राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 164 और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी इसी अनुच्छेद में है। जो उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनको शपथ दिलाएगा राज्यपाल, कौन, राज्यपाल दिलाएगा मुख्यमंत्री को भी शपथ और अन्य मंत्रियों को भी। हाँ, राज्यपाल किसी व्यक्ति को भी वो कर सकता है। अनुच्छेद 165 किसके बारे में, अनुच्छेद 165 है महाधिवक्ता। क्या महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में राज्य वो केंद्र का विधिक अधिकारी के बारे में था, और अनुच्छेद 165 राज्य के विधिक राज्य सरकार का विधिक अधिकारी के बारे में है। अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 168 विधानमंडल का उल्लेख है अनुच्छेद 168 में, और अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन और समाप्ति। क्या विधान परिषद का गठन व समाप्ति कौन से में, अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित, क्या उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 214 कौन सा, अनुच्छेद 214 क्या कहता है, उच्च न्यायालय का गठन। क्या उच्च न्यायालय के गठन के बारे में कौन सा, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 226 क्या, अनुच्छेद 226 क्या है, मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी करने की शक्ति। क्या मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति कौन सा है, अनुच्छेद 226। अगली स्लाइड देखते हैं हम, केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्य के संबंध देख लेते हैं। कौन से केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से, केंद्र और राज्य के संबंध। अनुच्छेद 249 क्या, अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। क्या संसद कानून बना सकती है, किस पर, राज्य सूची पर। अगला है 262 कौन सा, 262 नदी जल विवाद कौन सुलझाएगा, वह संसद सुलझाएगी। क्या केंद्र सरकार के पास रहेगा वो, ये 262 में। 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद, क्या अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 266 संचित निधि के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि के बारे में उल्लेख है। कौन सी, अनुच्छेद 66 तो है संचित निधि, और अनुच्छेद 267 है आकस्मिक निधि। 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि। अगला है लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण। लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण का उल्लेख कौन, लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण का उल्लेख दे रखा है, वो कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 330 कौन सा, अनुच्छेद 330 जो लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। क्या एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में कौन से में, एसटी के आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 330 में है। 332 में किस, राज्य विधान परिषद की, लोकसभा की आरक्षण तो कौन से में 330 है, और राज्य विधानसभा 332 में है एससी और एसटी को आरक्षण। और 335 सेवा पद में एससी एसटी को आरक्षण। कौन से, 335 के अंतर्गत सेवा व पद में एससी और एसटी को आरक्षण। अनुच्छेद 338 और 338A, 338 में तो एससी आयोग, कौन सा 338 एससी आयोग, और 338A, क्या 338A में कौन सा, एसटी आयोग। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एसटी और एससी आयोग के बारे में पूछा जाता है, तो
ये कौन कौन से अनुच्छेद में? 338 में और 338A में। 338B क्या? 338B में कौन से आयोग के बारे में? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, जो 103वां संविधान संशोधन 2018 में जोड़ा गया था। कौन से? 2018 में 103वां संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग जोड़ा गया। अनुच्छेद 343 कौन सा? अनुच्छेद 343 ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 343 से भारत की राजभाषा व लिपि से संबंधित। भारत की राजभाषा और लिपि से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 243A क्या? अनुच्छेद 243A से ओ तक ग्राम पंचायत कौन सा? ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब हम आपातकालीन प्रावधान देख लेते हैं। कौन सा? आपातकालीन प्रावधान जो राष्ट्रपति शासन होता है वो सब देख लेते हैं। कौन कौन सी अनुच्छेद में कौन कौन सा दे रखा है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में। कौन से? अनुच्छेद 352 में। और अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन। कौन? राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। जब सरकार ढंग से काम नहीं कर रही हो तो वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, और जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 360 कौन सा? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग कौन सा? भाग है 20। भाग 20 में है। हमने आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद सभी पढ़ लिए हैं। क्या? सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, तो उन सभी को हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पूरी पॉलिटी और पूरी सब्जेक्ट हर टॉपिक वाइज पढ़नी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आपको गोल कैंपस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी समस्या हो तो उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।